हम रुक करेंगे बंगाल का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें लगातार जिस तरीके से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे थे लाइव 7 के जरिए, लगातार ये हम आपको दिखा रहे किस तरीके से सिर्फ युवा ही नहीं, आम लोग जो, अगर हम थोड़े बुजुर्ग वर्ग की बात करें वो भी, महिलाओं की बात करें वो भी, लगातार घरों से निकल रहे विकास के लिए। लगातार जिस तरीके से ये कहा गया परिवर्तन হবে, ये एक मुद्दा था, तो इसी परिवर्तन के लिए ही बंगाल के लोग अब घरों से निकल रहे हैं चुनाव के लिए अब लोग घरों से निकल रहे हैं, लगातार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतार पर खड़े हैं, अपने बेसब्री से अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे ताकि बंगाल में विकास हो सके, लोगों को एक अच्छा प्रतिनिधि मिल सके। तो अब हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब मौजूद है, उनके साथ सुमन भट्टाचार्य नेता जो है वो भी मौजूद है। हम सीधे रुक करेंगे वहीं का और वहीं पर चलेंगे और चर्चा करेंगे चुनाव पर। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 294 सीट पे जो है कि मुकम्मल तरीके से चुनाव हो रही है और बहुत सारी सीट बाकी, हम कह सकते हैं। सुमन भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकम्मल तरीके से यहाँ की पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो चुनाव हो रही है, खासकर जो है कि नंदीग्राम का बड़ा फैसला है। हम कह सकते हैं कि 4 जिले हैं, इसमें नंदीग्राम प्रमुख है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाग का फैसला होना है। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं जो एक जमाने में कभी जो है कि उनके साथ हुआ करते थे। सर, सबसे पहले लाइव 7 में आपका इस्तकबाल है। अब किस नजरिए से देखते हैं सर आप आज जो इलेक्शन खासतौर पे हो रही है? देखिए, आज की जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के चुनाव जिस जगह पे हो रहा है, जो सीट पे हो रहा है, 2019 के इलेक्शन में उस जगह पे बीजेपी ने काफी अच्छा रिजल्ट किया था, स्पेशली वेस्ट मिदनापुर में। तो आज के रिजल्ट में अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर सकता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज की बात, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए। और अगर आप पूरे इलेक्शन के बारे में देखेंगे तो पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी हैज पुट अप हर चैलेंज वेरी वेल। उन्होंने एक अच्छा दांव लगाया कि उन्होंने खुद जाके नंदीग्राम में खड़ा हो गया और शुभेंदु अधिकारी का जो पूरा अटेंशन वो नंदीग्राम के ऊपर कंसंट्रेट किया और पश्चिम या पूर्व मेदिनीपुर जो जहाँ पे बीजेपी का अच्छा रिजल्ट करने का वो चांस था, वहाँ पे शुभेंदु उतना टाइम नहीं दे पाए। और अगर आप देखेंगे ये ममता जी ने जो किया है पिछला 15 दिन से, ममता जो कैंपेन भी बात कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ने भी कल बोला कि पूरा चुनाव ऐसे हो गया 1 वुमन अगेंस्ट 100 मेन। सो बीजेपी के इतने सारे लीडर, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, सारे खुद प्रधानमंत्री सारे लीडर में और वो सारे लीडर ममता जी के खिलाफ कैंपेन किए। तो इस तरीके से उन्होंने ममता जी को इतना इम्पोर्टेंस में लाके अहमियत बढ़ा दी, इतना वेटेज बढ़ा दिया। तो आई मीन शी कैन बी कंसिडर्ड नेक्स्ट चैलेंजर फॉर द 2024 इलेक्शन। अगर ये इलेक्शन ममता बनर्जी बंगाल से निकल के लाती तो ये ममता बनर्जी जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको सबसे आगे चल वजन ज्यादा विपक्ष की बड़ी नेता बन सकती है। यही आज की इलेक्शन की। एक सवाल और है कि 2016 की अगर हम बात करें सर, तो जिस तरीके से 2016 का जो फैक्टर था, जो इलेक्शन था, तो उस समय मुझे लगता है कि मतलब लेफ्ट से और सीपीआई से लड़ाई थी ममता बनर्जी की खासतौर पे, और इस बार सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो देखिए, यहाँ पे शायद आज के इलेक्शन के बाद ये और आप बंगाल की वोटर दोनों तरफ से डिवाइड, एक था राइटिस्ट डिवाइड अर्थात जो ममता बनर्जी के साथ था, और एक था लेफ्ट का वोट। तो 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन ममता के सामने हार गए। उसके बाद जो हुआ फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे कारण था, लेफ्ट का जो वोट 2019 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा बीजेपी के तरफ चला गया। खासियत से लेफ्ट का जो रेफ्यूजी वोट है, लेफ्ट का जो हिंदू वोट बैंक था, वो बीजेपी के तरफ चला गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इस इलेक्शन में शायद लेफ्ट को कुछ अपना वोट वापस मिल रहा है।
अगर लेफ्ट को अपना वोट वापस मिल जाता है तो बीजेपी के लिए और चुनौती बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास आप अगर 2016 के इलेक्शन देखेंगे तो बीजेपी के पास 13% के ज्यादा वोट नहीं था। बीजेपी को 2019 में जो राइज मिला था, बीजेपी लगभग 122 असेंबली में जीत गए थे, वो लेफ्ट से 23% वोट बीजेपी की तरफ आने के लिए हुआ था। अगर 3-4% भी लेफ्ट का वोट वापस चला जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगेगा। अब जो बोल रहे हैं, ये जो बाइपोलर फाइट था तृणमूल और बीजेपी का सीधा, उसमें लेफ्ट कैन बी ए स्पॉइल स्पोर्ट दिस टाइम। एक सवाल और है सर कि आखिर में अब जो चुनाव शुरू होने वाले थे तो आपने भी सुना होगा कि जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य, उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, तो ऐसे में दूसरे चरण के ऐन वक्त पे इस तरह से गुजारिश करना, ऑडियो से रिलीज करना एक मैसेज, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं खासतौर पे? देखिए, बंगाल की तो पॉलिटिकल एक सोच है। आपको याद रखना पड़ेगा जे आज के दिन में भारत में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कांग्रेस बोलिए, भाजपा बोलिए, नक्सल बोलिए, सीपीएम बोलिए, सारा का शुरुआत कलकत्ता शहर से हुआ था। तो बंगाल के चुनाव जीतना इसलिए बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद लेफ्ट का जो पूर्व मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो बोला, उन्होंने पूरा फाइट को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया, जब बीजेपी को हराओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। आपको याद रखना पड़ेगा, पिछला 2 महीने से बंगाल में एक दूसरा कैंपेन भी चल रहा था, नो वोट टू बीजेपी। तो ये जो बीजेपी के खिलाफ जो कैंपेन को उसमें लेफ्ट ने उठा दिया, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे सीट में लेफ्ट का कुछ वोट भी ममता के पास जा सकता है बीजेपी को हराने के लिए। अच्छा, एक स्लोगन अभी चल रहा है, लगातार देख पा रहे हैं सर आप भी, कि खेला होवे, तो प्रधानमंत्री बीजेपी कहते हैं कि खेला ना होवे विकास होवे, तो इसका क्या फैक्टर मानते हैं, किस नजरिए से जनता क्या सोचती है? देखिए, खेला होवे इससे पॉपुलर स्लोगन, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन था, इंपॉर्टेंट मीन्स वो पॉलिटिकल एमपी था, शामीम उस्मान, जो पार्लियामेंट में, उसके बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर शेख हसीना की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर घूमते हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला था खेला हो। बांग्लादेश से शुरुआत। हाँ, ये उसको तृणमूल की एक युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य, उसने उसको यूज किया और बोला जी यहाँ पे भी खेला हो। सो आई मीन दैट बिकेम पॉपुलर, वो बहुत लोकप्रिय हो गया, उसके लेके बहुत लोग चर्चा करने लगे। और अभी तो ममता बनर्जी खुद भी ये स्लोगन यूज करने। आफ्ताब, 14 साल पहले नंदीग्राम ने सियासत में एक नई लकीर खींची थी, तो इस बार भी क्या वही चीज सामने को देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, तो क्या इस बार भी एक नई लकीर खींचने वाली है जो 14 साल पहले खींचा गया था? बिल्कुल, 14 साल पहले सुमन जी बताइए कि नंदीग्राम ने राजनीति की नई लकीर खींची थी, वहां से ममता बनर्जी कह सकते हैं वहां से उभरी थी, मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर भी तय किया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी नंदीग्राम कुछ 14 साल के बाद कुछ नया लकीर राजनीतिक समीकरण में खींचेगा? मेरे ख्याल से 14 साल पहले नंदीग्राम की जो बात आप बोल रहे हैं, 14 मार्च को नंदीग्राम में पुलिस ने गोली चलाया था, 14 प्रोटेस्टर जो वहाँ पे जमीन के लिए मूवमेंट चला रहा था, वो गोली में मर गया था। उससे नंदीग्राम की जो मूवमेंट खड़ा हुआ और ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर बना, उनको फायदा मिला। तो मेरे ख्याल से अभी भी इस इलेक्शन में भी नंदीग्राम विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, वहां से ही तैयार होगा बंगाल की मुख्यमंत्री कौन। एक सवाल और है कि 8 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया की इस तरीके से नजर है खासकर नंदीग्राम पर, कि लगता है कि जैसे देश में फिर से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। आप किस नजर से देखते हैं? आपने काफी इलेक्शन देखा होगा। देखिए, ये मेरा 6th असेंबली इलेक्शन में देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं बोलूंगा जो नंदीग्राम को बीजेपी ने इतना इम्पोर्टेंस डाल दिया। अगर नंदीग्राम में बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी हार जाते हैं तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए और बीजेपी के सारा जो बड़े लीडर है जेपी नड्डा जैसे लीडर के लिए बहुत बड़ा इज्जत की बात होगा। और इस चोट से शायद अगर बीजेपी नंदीग्राम हार जाता है
तो इस चोट से शायद अपोजिशन को दूसरा एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, जहां से पूरा इलेक्शन दूसरे तरह से खड़ा होगा। आप उनसे पूछिए, लगातार जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अमित शाह वहां पर जिस तरीके से नंदीग्राम के लिए जोर लगा दिया है, अगर बात करें तो इसे चैलेंज के रूप में ममता बनर्जी ने भी लिया है, क्योंकि कई जगह 30 सीटों पर आज चुनाव है, बावजूद इसके 28, 29, 30 ये 3 दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही बिताया है, जबकि और जगहों पे भी चुनाव था। नंदीग्राम को भी ममता बनर्जी टीएमसी ने उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है। सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को मुकम्मल तरीके से समझते हैं। हम जानने की फिर से कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि उसे एक चैलेंजिंग के रूप में लिया, तो हम कह सकते हैं कि सर ममता बनर्जी ने भी बड़ा चैलेंज रूप लिया है, इसलिए कि एक जगह से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आगे दूसरे जगह से नॉमिनेशन करेंगे या नहीं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुकम्मल तरीके से अगर कहें तो ममता बनर्जी ने इसे चैलेंज किया है। ममता बनर्जी बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, और ममता बनर्जी का चैलेंज का ये फायदा है ममता बनर्जी के लिए, अगर वो नंदीग्राम से जीत जाती है तो सिर्फ वो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजर नहीं बन जाएगी। वो बंगाल में उसको चैलेंज करने के लिए बीजेपी ने जो कोशिश किया, इतना बड़ा ऐड, इतने सारे लीडर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लगभग रोज आ रहा है, वो उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी और अपने आप को नेशनल लीडर के हैसियत से खड़ा कर लेगी। और एक बात बताइए कि यहाँ जो लेफ्ट पार्टियों को हम देख रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, उसमें साथ में कांग्रेस पार्टी है, तो उनका कहीं बहुत ज्यादा चर्चा नजर नहीं आ रहा है। आपने कांग्रेस की राजनीति को मुकम्मल तरीके से देखा होगा, पश्चिम बंगाल में किस तरह कांग्रेस का फैक्टर था, लेफ्ट का था, इसमें क्या देखिए ये लेफ्ट का गलती है और कांग्रेस का भी गलती है जो उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया। लेफ्ट और कांग्रेस इस इलेक्शन में ज्यादातर जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, जहाँ पे ज्यादातर माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहता है, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, वहाँ पे उन लोगों का बोलबोला है। और लगता है ये 3 जिला में कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन है वहाँ पे अच्छा करेगा, लेकिन का वहाँ पर सही मतलब कब्जा रहा है। सुमन जी, बांकुड़ा के छात्रा में जो है कि लेफ्ट के सहयोगियों का भी कब्जा रहा है, छात्रा में आप समझ सकते हैं आरएससी का, तो अभी इस फैक्टर को अभी जो फिलहाल के वक्त में समीकरण किसने देखिए, अगर आप 2019 के इलेक्शन देखेंगे तो देखेंगे जो बांकुड़ा और पुरुलिया, वो दोनों जगह पे जो लेफ्ट का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, फॉरवर्ड ब्लॉक का या दूसरे पार्टियों का, सारा बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। तो इस इलेक्शन में ये देखना है जो वहाँ पे लेफ्ट फिर से कुछ कर पाएगी कि नहीं। ज्यादातर जो चांस है, अभी भी लेफ्ट वहाँ पे उतना खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन लेफ्ट अगर थोड़ा सा भी अपना वोट बैंक को वापस ले लिया वो बीजेपी के लिए और बहुत चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अगर आप 2016 के इलेक्शन देखेंगे या ये 2014 का भी इलेक्शन देखेंगे, बंगाल में बीजेपी के पास कभी भी 13% से ज्यादा वोट नहीं था। 2019 में जो उन लोगों ने 37% में पहुंचा। सवाल और है कि 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में भी है, तो क्या नहीं लगता है कि 18 सीट के जरिए जो कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार कर सकती है यहाँ विधानसभा? देखिए, 18 सीट जो 2019 में बीजेपी को मिला था, उसके मुताबिक बीजेपी के पास 122 सीट में लीड था, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है उससे लगता है जो बीजेपी जो सीट में आगे थे वही सीट में बीजेपी पीछे जा रहा है दोनों कारण से। एक कारण है लेफ्ट थोड़ा सा अपना वोट बैंक को रिवाइव कर रहा है, स्पेशली हुगली एंड नदिया। सवाल और है आपसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर देखें या राजनीतिक जगहों में और जगह देखें तो बहुत कम ही ऐसा मौका मिला है जब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, लेकिन इस बार जो है कि मुसलमानों पर दाव खेला। पश्चिम बंगाल में 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है मुसलमानों को। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने 9 मुसलमानों को टिकट दिया, फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी हैं, असदुद्दीन ओवैसी वो भी आ रहे हैं, तो आप मुसलमानों को जो समीकरण है यहाँ पर किसके तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्या कुछ लगता है, क्या फायदा मिल सकता है, किसको नुकसान? देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा बंगाल की जो पॉपुलेशन है उसमें 27% मुसलमान पॉपुलेशन है, एंड ये वो स्टेट है जहाँ पे पार्टीशन हुआ था, तो मुसलमान वोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी बहुत कोशिश किया है मुसलमानों को जो आप 9 सीटें में, लेकिन बीजेपी ऐसे कुछ अच्छे सीट में मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं किया है जहाँ से जीत के आ सकता है।
लेकिन अच्छा है कम से हो सकता है कि उन जीत जाए तो फिर आफ्ताब उनसे पूछिए कि विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट लाया, लोकसभा में 18, तो अब 200 पार क्यों नहीं ला सकती बीजेपी? हवा में तो वो बात नहीं कर रही है कि हम जीत जाएंगे। हवा में पीएम समेत कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे बीजेपी के, उन्होंने दावा किया है। साथ ही अगर बात की जाए नंदीग्राम की, तो एक समय कहा जाता है, एक समय ऐसा था जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को सभा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वो सभा कर रही है नंदीग्राम में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला जो है वो तो भारी है, तब टीएमसी अपना स्टेप ले रही है। सुमन जी, एक जानकारी चाहेंगे आपसे कि 2016 में जब बीजेपी ने 3 सीट लाया था, उसके बाद लोकसभा में 18 सीट, उसके बाद जो है कि अभी जैसे कि सारे जो बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जो लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। एक जमाना था, कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी को शायद नंदीग्राम में सभा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज जो है कि उन्हें गुजारिश करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और आगे सीट ला सकती है? जरूर, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चला गया। आप अगर देखेंगे जो 2016 में 3 सीट जिस वहां पे मिला था, वहां से वो 2019 में 122 असेंबली में लीड कर रहा था, उससे बहुत आगे चला गया। और इस बार भी अगर वो 100 सीट पार कर लेता तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। लेकिन जो अमित शाह जी या दूसरे लीडर जिस स्लोगन को सामने रखा था, जो बंगाल इस बार वो जीत जाएंगे, शायद वो मुश्किल दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों? दोनों चीज बंगाल में बीजेपी के खिलाफ गया है। एक सवाल हम रोकना चाहेंगे, एक सवाल और है यहाँ पे कि हमने जब जायजा लिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे जूट मिल थे, सरकार के रवैये से बंद हुआ। सीपीआई का रवैया हो, लेफ्ट का रवैया हो, या फिर टीएमसी का रवैया हो, इसके चलते बंद किया गया। तो आपको क्या लगता है कि उसका जो है कि असर ममता बनर्जी के चुनाव पर नहीं पड़ सकता है क्या? देखिए, ये जो जूट मिल का आप बात बोल रहे हैं, ये 2004 से पहले ही बंद हो गया था। ये ज्यादातर सीपीएम को इफेक्ट किया है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये जो जूट मिल जो था, ये जो गंगा के 2 किनारे था, एक तरफ हुगली और दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा जूट मिल था। तो उसी की इफेक्ट से वहां पे सीपीएम को घाटा हुआ और तृणमूल को फायदा हुआ। इस इलेक्शन में जूट मिल ज्यादा इशू नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले ही उसका जो इफेक्ट है वो सीपीएम को मिल चुका है। सीपीएम उसके लिए बुरी तरह से इलेक्शन हार चुका है। एक सवाल और है कि यहाँ हम देख पा रहे हैं लगातार कि जो भी सारे लीडर हैं, जो भी पार्टियों के लीडर हैं, जनता के मुद्दे की बात सुमन जी कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ अपने एक दूसरे पर लगातार पर्सनली जो है कि इफेक्ट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। देखिए, जनता की मुद्दे के बारे में अगर बात करेंगे तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कल रात को गवर्नमेंट ने फिर से जो सारे स्कीम है, जो पीपीएफ के स्कीम है, जो स्मॉल सेविंग के स्कीम है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाया। और अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा इशू है, जो प्राइस राइज है, पेट्रोल डीजल का प्राइस है, तो मेरे ख्याल से ये सारा इशू बीजेपी नहीं चाहता है कि सामने आए, लेकिन तृणमूल और लेफ्ट दोनों ही कोशिश कर रहे हैं ये सारा इशू ला। गैस के दामों में कमी की गई है, 10 रुपया कम से क्या होगा, पिछला 3 महीने से 225 रुपया बढ़ा, तो 225 रुपए से अगर 10 रुपया भी गिरता है तो उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और उसका आप उनसे पूछिए, एक तरफ बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ पीएम की आज सभा है, इस मामले में लोगों को प्रभावित करने में बीजेपी आगे दिख रही है क्या? नहीं, बिल्कुल। आज सुमन जी ये बताइए कि आज जो है कि बंगाल में दूसरे चरण का 30 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जहां 171 उम्मीदवारों का फैसला होना है, और आज वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करेंगे, हावड़ा में जो है कि उनकी 2 सभाएं, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का एक पुराना स्ट्रेटेजी है, जो जिस दिन भी जहां पे भी इलेक्शन रहता है, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को कोशिश करता है उसी स्टेट में किसी दूसरे जगह में रखने के लिए, तो उसका अपील जहां पे जाए। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बहुत पोजीशनिंग हो गया और प्राइम मिनिस्टर का जो अपील था, पुराना जो अपील था, जो लोग वो बोलने से सुनता है, लेकिन पेट्रोल डीजल का प्राइस, ये जो आज क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद लगता है, क्या कुछ बोलेंगे? मेरे ख्याल से वो तो पहले ही आज सुबह आप अगर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आ गया था सुबह ही, इतना सुबह ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर, बंगाल और बंगाली में ट्वीट किया है कि जहां पे आज जहां पे आज चुनाव है, वहां पे सारा जगह पे लोग जाके बहुत
वोट डाले। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स सो पोलराइज्ड, इतना पोलराइज्ड पोलिंग हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट शायद नहीं कर पाएंगे। पिछले प्रथम चरण का इलेक्शन जब हुआ, हमने देखा कि बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र की कह सकते हैं जीत हुई है पूरे देश और दुनिया में। 80% मतदान हुआ। इस बार दूसरे चरण के इलेक्शन में क्या लगता है आपको, कितना? मेरे ख्याल से बहुत इट विल बी हेवी पोलिंग, बहुत पोलिंग परसेंटेज बहुत रहेगा और लोगों को दिखना पड़ेगा जो वोमेन है, जो महिलाओं हैं, वो कितना वोट डाल रहा है। मेरे ख्याल से ममता की जो कैंपेन है जो बांग्ला में एक ही इच्छा है, ये महिलाओं को वुमेन वोटर को बहुत पोलराइज्ड किया। भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं से गुजारिश कर रही है, सिर्फ ममता थोड़ी ही न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला की गुजारिश है वो ज्यादा बंगाल में उतना इफेक्ट नहीं कर आफ्ताब, ऐसा माना जा रहा है कि कम्युनिस्ट के मुस्लिम वोट जो है वो ममता के साथ हो गए हैं और बीजेपी के साथ हिंदू वोट हो गए हैं, तो कम्युनिस्ट की मजबूती से लड़ने का ममता को भी नुकसान मिल सकता है। सुमन जी, एक सवाल आप रहिए कि मतलब हिंदुत्व की राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको तो वोट मिलेगा उस तरह से हिंदुत्व के सवाल पे, तो लेफ्ट पार्टियां जिस तरीके से लड़ रही है तो उनका नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, हिंदुत्व की जो राजनीति है वो तो बहुत कोशिश किया था और उस पोलराइजेशन को बीजेपी ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन जहां पे वो पोलराइजेशन बीजेपी को चाहिए था, वो पोलराइजेशन बीजेपी को चाहिए नॉर्थ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, जहां पे ज्यादातर सीट है। आपको याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ 24 परगना में 34 सीट है, साउथ 24 परगना में 31 सीट है, हावड़ा में 16 सीट है, हुगली में 18 सीट है। ये जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे हिंदू बंगाली ज्यादा है, वहां पे इसको इफेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा सारे इशू सामने आ गया, शायद वो हिंदू पोलराइजेशन उतना काम नहीं कर रहा। लेकिन जो लेफ्ट पार्टियां मजबूती से लड़ रही, तो ऐसे में नुकसान तो ममता बनर्जी को हो सकता है। लेफ्ट पार्टी जितना अच्छा करेगा वो बीजेपी को चुनाव होगा, बीजेपी को खतरा होगा। क्यों? मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, जो है ममता के पास 43% वोट है, जो 2009 की लोकसभा से लगातार उसको मिल रहा है। 2009 में मिला, 2011 में मिला, 14 में मिला, 16 में मिला, 19 में भी, जहां पे बीजेपी को इतना बड़ा सीट मिला, ममता के पास 43% पोल। ममता बनर्जी को अब हरे कृष्णा हरे राम ऐसा स्लोगन बोलना पड़ रहा है। क्यों? तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज आपको याद रखना पड़ेगा कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिंदू हिंदू वोट बैंक भी है और जो बंगाली हिंदू है उन लोगों को, ममता को तो अपने तरफ खींचने के लिए स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा। बिल्कुल है। देखिए, अब होता क्या है तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो जिस तरीके से यहाँ राजनीति चल रही है और ममता बनर्जी की कह सकते हैं कि भाग का फैसला जनता तय करेगी। आज नंदीग्राम में, ये वही नंदीग्राम है जिस जमीन से ममता बनर्जी ने राजनीति की कह सकते हैं कि एक संघर्ष की शुरुआत की थी और उसी नंदीग्राम ने, उसी जमीन ने जो है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री तक का सफर तय करवाया। इस बार भी 16 साल के बाद कह सकते हैं कि एक नया जो है कि समीकरण ममता बनर्जी के लिए और नंदीग्राम की जमीन से निकल सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां से मुकाबले में तैयार हैं। जी बिल्कुल। जी आफ्ताब, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जितेश जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। लगातार जितेश, किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण की बात करें, जिस तरीके से वहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी, अब जो है सुबह से ही वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है इस बार के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज सुबह जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं और लंबी कतार में खड़े भी हैं। इसका सबसे पहला कारण ये कह सकते हैं कि कल जो बुधवार को खड़गपुर शहर में प्रचंड गर्मी पड़ी थी जी। और काफी गर्म हवा बही थी जी। इसके कारण मतदान केंद्र में मतदाता पहुंच रहे हैं जी। और दूसरी बात ये है कि प्रथम चरण चुनाव में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, जिस तरह का परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में, खास करके युवा मतदाताओं में काफी उत्साह है और महिलाओं में भी। जी, महिलाओं को इस बार रिझाने के लिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से कई तरह के प्रयास कर रही थी, क्योंकि महिलाओं की जो वहां पर संख्या है उसे कोई पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो ऐसे में इस बार अगर महिला मतदाता की बात करें तो उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके से वो इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग कर रही है? खास करके बंगाल में
महिलाओं को लेकर एक पहले से ही एक रणनीति था महिला वोटर को लेकर। माँ माटी मानुष तृणमूल का नारा था, जहाँ महिलाओं को लेकर। फिर उसके बाद में जब ममता बनर्जी जब सभा करती थी तो वो खास करके महिलाओं के ऊपर उनका एक आकर्षक केंद्र होता था। वो कहता था कि माँ आटे माटी आटे मानुष आटे, खास महिलाओं को ज्यादा रुझाती थी। अब भाजपा जिस तरह से हिरणमय को चुनावी मैदान में उतार कर खास करके बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना, महिलाओं के रसोई घर तक जाना, महिलाओं से बात करना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उनको रिझाने की कोशिश की है कि महिला वोटर उनके तरफ आए, भाजपा की तरफ में आए और भाजपा के पक्ष में मतदान करे। जी, लगातार जिस तरीके से मतदान हो रहा है, इस बार कई बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोरोना को देखते हुए लोग किस तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं या किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? कोरोना के को लेकर मतदान केंद्र में काफी सुरक्षा है। लोग जब मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं या आशा कर्मियों को तैनात किया गया है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, खास करके महिलाओं को विशेष ध्यान रखा, उनको एक हैंड ग्लव दिया जा रहा है और खासकर सभी मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लगातार इन सारे चुनाव के बीच लगातार इन सारे चुनाव के सारे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपने वोट तो डाला ही, उन्होंने ये भी कहा बीजेपी और विकास की जीत होगी, पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर है। ममता बनर्जी सरकार ने इतनी बेरोजगारी दी है, इसके खिलाफ मतदान हो रहा है। 80 से 85% मतदान होना चाहिए, ये बातें कही है शुभेंदु अधिकारी ने। तो हम वापस चलेंगे। जितेश, जिस तरीके से बात कर रहे थे लोगों का उत्साह, लोगों के रुझान की, तो ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी एक अहम मुद्दा है। इस बार चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कराए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? हेलो, आप ही से पूछ रहे हैं, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र में सुरक्षा जवानों को, खास करके महिला जवानों को, केंद्र जो सीआरपीएफ के हैं उनको तैनात किया गया है। अगर कोई मतदाता कोई परेशानी हो रही है या समझ में नहीं आ रहा तो उनका समस्या का वहीं पे हल किया जा रहा है। और खास करके जो बूथ बनाया जाता है राजनीतिक दलों का, उनको काफी दूर रखा गया है और ज्यादा जहाँ पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप मतदान करके सीधे अपने घर जाइए या जो दायरा है उससे दूरी रहिए। सुरक्षा काफी पुख्ता है। जी, इस बार 100 मीटर के दायरे में पोलिंग बूथ के बंगाल पुलिस को रखा गया है, जबकि बूथ के अंदर सीआरपीएफ के जवान ही जा सकते हैं। हाँ, हर बूथ पे जहाँ पर मतदान केंद्र हो रहा है वो केंद्र में सीआरपीएफ के जवान, खासकर महिला जवानों को भी तैनात किया गया है। जी, या ऐसा ना जाना खड़गपुर शहर या फिर उसके आसपास के जो चुनाव केंद्र है, पहला बार देख रहे हैं हम लोग कि इस तरह का केंद्र महिला जवान भी तैनात है। जी, लगातार। लेकिन बंगाल पुलिस को 100 मीटर की दूरी पर रखा गया है पोलिंग बूथ से। ये मामला देखिए, चुनाव में जब चुनाव आयोग के अंदर जब पुलिस होता है तो निर्धारित किया जाता है किसे कहाँ रखा जाएगा। ये अपने आप एक मुद्दा भी बन चुका है। कई लोग उंगली उठा रहे हैं, खासकर तृणमूल वाले। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा को लेकर किसी भी हालत में चुनाव आयोग समझौता करना नहीं चाह रहा है। जी, इस बार क्या मुद्दा लेकर लोग वहाँ पर वोट कर रहे हैं, क्या कहना उनका, मुद्दा क्या है वोटिंग का? देखिए, इस बार का जो चुनाव है काफी अहम है। बंगाल, खास करके पूर्व पश्चिम मिदनापुर जिला, ये जिला में आप अगर देखे जाएंगे पूरा बंगाल का आकर्षक का केंद्र है नंदीग्राम जी। उसके बाद अगर है तो डेबरा और खड़गपुर सदर, क्योंकि खड़गपुर सदर में शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि 1 वर्ष पहले हुए चुनाव में शुभेंदु के नेतृत्व में ही तृणमूल ने चुनाव जीता था। जी जी। उसके बाद में शुभेंदु ने तृणमूल त्याग कर भाजपा में आ गए और उन्होंने वहाँ दावा भी किया था कि जिस तरह मैंने इस सीट को हरा दिया हूँ, मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी अपने आप में ही चैलेंज ले चुके हैं कि ये सीट जिताना है। जी जी, अगर खड़गपुर की बात की जाए, 2016 की बात की जाए, तो इस सीट पर दिलीप घोष ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 में दिलीप घोष जब लोकसभा चुनाव जीतकर वहां चले गए तो फिर उपचुनाव में टीएमसी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। दिलीप घोष 2016 में यहाँ पे विधायक के चुनाव जीते थे जी। भाजपा का एक तब क्रेज बन रहा था। लेकिन जब सांसद चुनाव जीतकर दिलीप घोष चले गए और उपचुनाव हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी भाजपा के उम्मीदवार को लेकर।
भाजपा समर्थकों ने उस उम्मीदवार को नकार दिया था जी, जिसके कारण उपचुनाव में, और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में जब उपचुनाव होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं सत्ताधारी का पक्ष मजबूत ही रहता है। हेलो, तो जितेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर वहां पर सारी खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पर साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा था परिवर्तन हवे, और लगातार परिवर्तन के लिए अब घरों से निकल रहे हैं लोग अब वोटिंग कर रहे हैं, और लगातार बंगाल के विकास के लिए वोटिंग जारी है। इससे पहले भी जिस तरीके से पहले चरण पे हमने देखा था बम्पर वोटिंग हुआ था, इस बार भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठकर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, पहले मतदान बाद में जलपान, यही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। हम ये नजारा आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, और लाइव 7 भी आपसे ये अपील करता है कि घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और चुनाव के बीच में लगातार जिस तरीके से इस बार नंदीग्राम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और इसी बीच खबरें आ रही है नंदीग्राम से बीजेपी और विकास की जीत होगी। ये बातें शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से कही है। पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने इतनी बेरोजगारी की है, इसके खिलाफ मतदान हो रहे हैं। 80 से 85% मतदान होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया, ये बातें कही है। बीजेपी और विकास की जीत होगी। पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने इतनी बेरोजगारी दी है जिसकी वजह से ये उनके खिलाफ मतदान हो रहा है। 80 से 85% मतदान होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। बता दे, बाइक पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे हैं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने अपना वोट डाला है। अपने मतदाताओं को अपील के साथ साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बाइक पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे हैं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। तो लगातार एक तरफ अपील कर रहे हैं लगातार लोगों से 80 से 85% मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी मतदान केंद्र पहुंचे हैं बाइक पर सवार होकर और उन्होंने मतदान किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो वापस हम चलेंगे बंगाल कोलकाता, जहां पर आफ्ताब हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, लगातार कई चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव पर बात कर रहे थे, ऐसे में जो बड़ी खबर आई है वो नंदीग्राम से ये आई है, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि 80 से 85% मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। ये मतदान जो है बदलाव का है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने इतनी बेरोजगारी ला दी जिसके खिलाफ ये मतदान हो रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं तो कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है नंदीग्राम आज के पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे देश और दुनिया में इसकी नजर है। और उन्होंने साफ तौर पे पत्रकारों से बातचीत करते हुए बयान दिया है कि विकास और भाजपा को वोट करिए, वोट दिया लोगों ने, और 80 से 85% वोट होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रथम चरण का जो इलेक्शन हुआ है 80% लोगों ने वोट किया है, ये वोट बदलाव का है, परिवर्तन का है।
तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है, अपने आप में बहुत ज्यादा इसका मायने रखता है। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है फिलहाल के वक्त में, अगर पश्चिम बंगाल का अगर देखें तो ये बहुत बड़ा आज का दिन है। और आज प्रधानमंत्री का जो हावड़ा में सभा है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है राजनीति के लिए। तो हम कह सकते हैं साफ तौर पे कि आज का दिन जो है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी आफ्ताब, लगातार ये भी कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, निडर होकर वोट दे, निडर होकर, ये बात बार बार कही जा रही है। इस बार सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, खासकर पहली बार नंदीग्राम में 25 कंपनी तैनात है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम किया गया है चुनाव आयोग के जरिए। सिर्फ नंदीग्राम में नहीं, पूरे जो है कि कह सकते हैं कि 30 विधानसभा जो इलाके हैं, 171 उम्मीदवार का जो विभाग का फैसला है। और ऐसे में जो है कि 16 साल पहले जिस नंदीग्राम में जो है कि एक नया चेहरा दिया था, एक शक्तिशाली महिला को दिया था जिसका नाम था ममता बनर्जी। अब ये इस बार भी तय करेगा कि आखिर वहां शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं या ममता बनर्जी जीतती है, किसके भाग का फैसला मुकम्मल होगा, कौन उम्मीदवार जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से समीकरण बनाया है, और चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा करना होगा जिस तरीके से प्रथम चरण में सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम किए गए थे और 80% जो है कि वोटिंग हुआ। तो हमें लगता है कि इस बार भी जो है कि बड़ी संख्या में आप विजुअल हम देखें तो तमाम जिलों से खबरें जो आ रही है तो बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं और युवा घर से निकलकर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लाइव 7 भी गुजारिश करता है लोगों से कि निडर होकर, चुनाव आयोग ने मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है, तो आप भी घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, वोट दीजिए, अच्छे सरकार के लिए वोट दीजिए, अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट दीजिए, लोकतंत्र के लिए जीत के लिए वोट दीजिए। जी आफ्ताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।